नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, स्वागत है आप सभी का। अग्निपथ योजना पर आग और मरहम एक साथ चल रहे हैं। उपद्रवी आग लगा रहे हैं, सरकार मरहम लगा रही है। तो पहले जो हिंसा हुई है उसके बारे में आपको एक अपडेट दे दें। आज सुबह सुबह जहानाबाद में उपद्रवी सड़कों पर उतर आए। बस, ट्रक, कार, बाइक जो सामने आया जला डाला। थोड़ी देर के बाद पटना के मसौढ़ी इलाके में तारेगना नाम के रेलवे स्टेशन पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई और इसी स्टेशन पर जीआरपी के दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। स्टेशन के बाहर कुछ बाइक्स खड़ी थी, सबको जला डाला गया। पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद दोनों तरफ से करीब 100 राउंड गोलियां चली। आप ताज्जुब होगा आपको। यूपी के जौनपुर की बात करें तो यहां भी सड़कों पर तांडव हुआ। उत्पातियों ने जबरदस्त हंगामा मचाया। पंजाब के लुधियाना में ट्रेनों पर उपद्रवियों का कहर टूटा। आपको बता दें, इसमें कई पार्टियों ने बंद की कॉल भी दी थी। जैसे आरजेडी ने आज बंद की कॉल दी थी। इसका लेफ्ट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, इन तमाम राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अग्निपथ के विरोध में आवाज उठा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को किसान आंदोलन की तरह ही माफी वीर बनकर यह योजना वापस लेनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं सरकार इस सब पर मरहम कैसे लगा रही है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए स्पेशल प्रोविजंस का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। यह रिजर्वेशन कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस और सभी 16 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में दिया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में और असम राइफल्स में 10% आरक्षण की बात कह चुके हैं। इसके अलावा उनके लिए एज लिमिट में भी 1 वर्ष के लिए 3 साल की छूट दी गई थी। पहले बैच के लिए एज लिमिट में 5 साल की छूट का ऐलान किया गया है। तो आप सोचिए, इतनी तमाम घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, उसके बावजूद हिंसा फिलहाल थम नहीं रही है। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का घर तोड़ दिया गया। वहां उनका घर जलाने की कोशिश हुई, उनके घर पर उत्पात मचाया गया। इसके पीछे उन्होंने किसको जिम्मेदार बताया? उनके घर पर हमला करने वाले क्या वाकई छात्र थे? जरा इनकी बात आपको सुनाते हैं। पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सर, आप लोगों को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूंगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनका परिचय आपसे कराएं और शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद जी, स्वागत है आपका। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी का भी स्वागत है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। शिवम त्यागी जी भाजपा समर्थक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। स्वागत है शिवम जी आपका। और मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, स्वागत है। और जनरल साहब ने इस पूरी स्कीम को अच्छे से स्टडी किया, समझा और तमाम लोगों से बात करने के बाद उनका जो इस स्कीम के बारे में निष्कर्ष उनका है वो भी आज आपके सामने वो रखेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि ये जो आग लगी आपको दिखाई दे रही है सड़कों पर, इसके पीछे कौन है? शहजाद पूनावाला, आपकी पार्टी के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि इसके पीछे विरोधी दल है। गिरिराज सिंह कहते हैं इसके पीछे आरजेडी के गुंडे हैं। और संजय जायसवाल जो आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा खुल करके कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। कोई छात्र ऐसा नहीं कर सकता जो सेना में जाना चाहता हो। सौरभ जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मंच दिया। और मेरे साथ अधिकृत प्रवक्ता भी है कांग्रेस पार्टी के। मैं बताना चाहता हूँ इसके पीछे एआईसीसी मानसिकता, एनआरकी इनको चाहिए कमेटी की मानसिकता, आरजेडी मानसिकता, रेल जलाओ दल की मानसिकता, एसपी मानसिकता, संपत्ति फूकों की मानसिकता। और मैं कोई भी बात प्रमाण के बिना नहीं करता। आपको पता है मैं तर्क और प्रमाण के साथ ही डिबेट करता हूँ। मैं आपको इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक का अगला बयान सुना रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा शांति से। और आज आपने देश को भेज दिया, आपने रेल भेजा, हवाई जहाज भेजा, कल कारखाने सारे आपने भेज दिए, नोट भेज दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा साथ पर है। और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ
देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं। देश होगा खून से लथपथ, या बता रहे मैं- कांग्रेस मेरा के मेरा नेता हैं। सवाल आ जाए, ये 10 विधायक सेकंड, हैं 10 शायद। सेकंड, नहीं नहीं, 10 मैं वैसे सेकंड। अरे कोई आपसे सौरभ जी पूछ रहा है प्लीज, कौन है? दर्शक नहीं, देख है रहे हैं। कौन, मैं पूछ रहा हूं। ये विधायक है झारखंड के कांग्रेस के अच्छा। इरफान अंसारी। आपके पास भी, आपके प्रोड्यूसर के पास भी मैंने इनकी बाइट एएनआई और उन्होंने भेजी भी है। मेरा 2-3 स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि इन्होंने कहा देखिए नीतियां बन सकती हैं, सेना पे नीतियां बनती हैं, उनके बोलने पर उस पर कोई कमी रहे ना रहे उस पर चर्चा होना, सबकी फीडबैक लेना, मैं भी ये फीडबैक लूंगा डिबेट में आज जो भी होगी और आगे कन्वे करूंगा, परंतु हिंसा का रास्ता कोई नहीं अपना सकता, ये हम एक मत है इस पे। महात्मा गांधी की उसूलों की बात चिदम्बरम जी ने अभी ट्वीट में की है, तो मैं चाहता हूं हम इस पूरे विषय पर चर्चा करें और मैं सारा जवाब लेकर आया हूं, उस पर मैं जवाब दूं। उससे पहले कम से कम हाँ, इरफान अंसारी को क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये एक सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, मैं आपको इसका उदाहरण दे सकता हूं, हिजाब मामला, सीए मामला, सब जगह ये अनसीन हैंड होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा शेख हुसैन, उसको अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है, और फिर उसके बाद देश भर में आगजनी हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज पहले हम एक मत हो जाए, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, क्या देश खून से लथपथ होगा, ऐसी बात कहने वाले को हमें किसी भी राजनीतिक दल में रखना चाहिए या उसको बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी दिखाएगी? इस पे एक मत हो जाए, फिर बाकी जो भी सवाल हो इस विषय पर मैं उसको देने इसका जवाब अभय जी से ले लूंगा। आपने उनके पार्टी के एक विधायक की बात बयान सुना है, मुझे बताया जा रहा है हाँ ये बयान हमारे पास है भी, लेकिन पहले आप जो मूल प्रश्न उस पर, तो आपका भी ये मानना है, आपका पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, कि जो कुछ सड़कों पर और ट्रेनों में आग लगाने की घटनाएं हो रही हैं ये राजनीतिक घटनाएं हैं, छात्र नहीं है? 10 सेकंड में इसको समअप करता हूं। हाँ। हमारा देश का नौजवान जो स्पेशली आर्मी में जाना चाहता है, वो कभी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। ये आज प्रूव हो चुका है कि ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा साजिशन प्रयोग है। इन युवाओं को आगे करके ये इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसका मैंने आपको प्रमाण दिया है, मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं। इस प्रमाण पर पहले ये जवाब दे दे कि क्या कार्रवाई होगी, उसके बाद चर्चा आरंभ। अभय दुबे जी आपकी पार्टी के एक विधायक हैं, शायद जामताड़ा के विधायक हैं ये कह रहे हैं खून होगा, देश होगा खून से लथपथ, नहीं चलेगा अग्निपथ। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और कह रहे हैं कि इसके पीछे तमाम विरोधी साजिशें। सौरभ जी नमस्कार। आपको याद है 2014-15 में जब एक के बाद एक जमीन को किसानों की हड़पने के 3 अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, और वो भूमि के उचित मुआवजे का कानून जो सारे राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब बनाया था। तब क्या कहते थे, जब सड़कों पर किसान आ गए, आंदोलन हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो खूनी हत्यारे हैं, ये तो कांग्रेस की साजिश है। फिर क्या हुआ, एक के बाद एक तीनों अध्यादेश वापस लेने पड़े। फिर नोटबंदी का काला क्रूर कानून लागू किया, गलत तरीके से जीएसटी लागू किया, करोड़ों व्यापारी उद्योगपति सड़कों पर आए, सूरत में बड़ी बड़ी रैलियां निकलती थी। ये कहते थे कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस को नहीं देने के कारण, और देखा कि कैसे में तड़प करके लोगों ने दम तोड़ा। लेकिन फिर आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो ने बताया कि गलत जीएसटी और नोटबंदी के गलत कानून से 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए जी। फिर क्या करेंगे, किसानों के खिलाफ 3 काले क्रूर कानून लेकर आए। वो कहते हैं किसान तो है ही नहीं, ये तो आतंकवादी है, ये तो खलिस्तानी है। उनकी राहों में कील और कांटे बिछाए 700 किसानों की शहादत हुई। तो शहादत सवाल का जवाब कितने बजे आएगा? तो लखीमपुर में किसानों को रोंद कर सत्ता की सरपरस्ती में मार डाला, और आरोप किस पर है, आरोप देश के गृह मंत्री के पुत्र पर आरोप है, और जो गाड़ी जिससे रोंदा गया वो देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी है। अभी ये जब से अग्निपथ के नाम पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तब किया सरकार ने। मुझे एक देश बता दीजिए जिसने बगैर विवेचना के ऐसा कोई मिलिट्री रिफॉर्म्स पर काम किया हो। याद कीजिए बॉर्डर डिफेंस रिकॉग्निशन एक्ट अमेरिका का, 4 साल तक वहां पर अभय जी आप बड़ी देर में अग्निपथ पर आए। अग्निपथ पर आपने उससे पहले बताया, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने सारी चीजें, जितने कानून वापस लिए हैं, किसान कानून से लेकर के कृषि कानून, सौरभ जी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जमीन कानून तक 3 घंटे कर दीजिए, इस पे जवाब ले लीजिए ना, देश की जनता देख रही है। ऐसा नहीं होता ना, अरे ऐसा नहीं वाला चैनल। शहजाद जी एक मिनट, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हमेशा ये कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है कानून के खिलाफ, वो व्यक्ति नहीं है, ना वो किसान होता है, ना वो छात्र होता है, वो कोई ना कोई उपद्रवी होता है। सौरभ जी ये वॉट अबाउटरी कहलाती है इंग्लिश में, हिंदी में आप जानते हैं शब्द इसका। मैं आपसे कह रहा हूं इरफान अंसारी पे क्या कार्रवाई होगी, इस पे पहले एक मत हो जाए, फिर बाकी इस पूरी विषय पर डिटेल चर्चा में करना है। अभय जी इसमें ये कहने में तो आपको कोई गुरेज नहीं है ना कि ये जो हिंसा हो रही है ये बंद होनी चाहिए, और अगर कोई राजनीतिक दल का, पार्टी का नेता ये कहता है कि देश खून से लथपथ हो जाएगा, तो कम से कम वो नेता कहलाने लायक नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कहने में कोई दिक्कत है।
देखिए सौरभ जी, मैं तो देश की सरकार से भी कहता हूं कि ये लहूलुहान नजारे सड़कों पर बिछाना बंद कर दीजिए सरकार। आप मुझे बताइए ना, ये 2020 में क्या सर्कुलर लेकर आए थे कॉमन डिफेंस सर्विसेज के लिए? यही 3 साल के लिए ये सर्कुलर लेकर आए थे टूर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए। क्यों विड्रॉ कर लिया इन्होंने? पूछिए ना जरा इनसे। सब जवाब दे रहा हूं। सिर्फ एक सवाल का जवाब, अभय जी एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे ना। मैं एक अपील तो ये सबको करनी चाहिए ना कि भाई हिंसा ना हो। ये कोई भी है सड़क पर, आप कह रहे हैं छात्र है, ये कह रहे हैं गुंडे है, ये बंद होना चाहिए ना। मैंने प्रमाण दिया। उनके प्रश्नों का उत्तर मांग रहे हैं आप मुझे, जिन लोगों ने किसानों को कुचलकर गाड़ी से प्रमाण रखा है। मुझे हैरानी है अभय जी, ठीक है आप इन पर ये स्कीम लाने के लिए इन पर इल्जाम लगाइए, उसमें वो आपका अधिकार है, मैं वो नहीं कह रहा। अरे आप लेकिन इतनी पुरानी पार्टी होने के नाते इतना नहीं कह पा रहे कि भाई आगजनी बंद करो, ट्रेन मत जलाओ, बस मत जलाओ, स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला मत करो। और विधायक कैसे कह रहा है? खून से लत। मैं केवल ये कह रहा हूं, इतनी अपील तो होनी चाहिए ना। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी कहो, मैं तो कर ही रहा हूं अपील, वो भी करे सरकार से कि सरकार निर्णय प्रचंड बहुमत इस बात का नहीं है कि आप युवाओं के। मैं अभय जी इनका कानून, मैं अभय दुबे जी मैं ये इस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इनका कानून ये जो स्कीम लाए हैं आपकी नजर में गलत हो, सबकी नजर में गलत हो, मैं कहता हूं गलत ही हो, लेकिन तब भी अगर कोई आग लगाता है, कोई कहता है कि देश जो है वो लथपथ हो जाएगा खून से, तो ये निंदनीय है, कंडेम होना चाहिए। किसी भी सूरत पर किसी भी बहाने से आग लगाने वालों को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, ये हर किसी को बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो केवल इतनी सी बात है। बिल्कुल इनको भी कह रहा हूं, मैं तो छात्रों से भी चलिए ठीक, सौरभ जी केवल 10 सेकंड प्रजातांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करिए। और मैं ये भी जानता हूं कि जब भी हम विनम्रता से प्रजातांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, बर्बरता से लाठीचार्ज करती मोदी सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करें सभी लोग, जिनको भी स्कीम से आपत्ति है, ये अपील यहां से की जा रही है, सबसे पहले यही होना चाहिए। आप जवाब देना चाहते हैं? 10 सेकंड। देखिए, हो सकता है नीति सही हो, गलत हो। लोकतांत्रिक तरीका यह होता है कि आप जो चुनी हुई सरकार है, अगर उसने गलत नीति लाई, उसको वोट के माध्यम से बाहर करे और सबके सामने हमें एक्सपोज करे। हालांकि मैं आपको बताऊंगा क्यों ये नीति सही है, परंतु आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक भी बार एक चुने हुए विधायक के बारे में ये नहीं कह पा रहे कि खून से लथपथ करना ये महात्मा गांधी के सिद्धांत नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है, ये दिखाता है कि आगजनी और हिंसा युवाओं के नाम पर असलियत में कौन कर रहा है। ये आर्सन इनको चाहिए कमेटी, ये एनआरकी इनको चाहिए कमेटी, और इसमें हर मामले में फिर से मिसरीड कर रहे हैं देश की जनता को। अच्छा, एक बार मृत्युंजय जी के पास में जाना चाहता हूं। बिहार में अच्छा, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अच्छा, अब आ रही है आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी जी। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा आगजनी है, ट्रेनें फूंकी जा रही हैं। केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं आपकी पार्टी इसके पीछे है, बीजेपी खुलकर कह रही है इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। देखिए, ये घोर निंदनीय है, और ये बेरोजगार नौजवानों के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका ये किस तरह से अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता। मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं आपको जरा सा बस करेक्ट करना चाहता हूं। ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये आगजनी है, गुंडागर्दी है, ये प्रदर्शन नहीं है। ये आग किसने लगाई? अभी पूनावाला जी बोल रहे थे आरजेडी का मतलब रेल जलाओ पार्टी, अब भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी। ये भारत जलाओ पार्टी वालों ने अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ होता है आग के रास्ते पर जाना। ये आग के रास्ते पर नौजवानों को किसने धकेला है? ये बीजेपी के जहरीले बोल के कारण आज चारों ओर भारत में क्या स्थिति है। इनके प्रवक्ता यही बोलेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री यही बोलेंगे। आज तक सरकार के लोगों ने नौजवानों के लिए अपील की है कोई? उनको कहा है इस पर हम विचार करेंगे, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है। हाँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये नौजवानों के सीने में जो आग लगी है इसी का प्रकटीकरण है। हाँ, तो सीने की आग जो है वो सड़क पर लगा देंगे या ट्रेन पे लगा देंगे? कैसे लगा देंगे आग? कोई भी कैसे लगा देगा आग? कैसे हक दिया गया इन लोगों को? ये
वो आग लगा रहे थे, आरजेडी को गाली दे रहे थे, उनके बारे में बता रहे तो आप नहीं बोल रहे थे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं। अच्छा, आप कह दीजिए जो आग लगा रहा है वो ठीक कर रहा है। मृत्युंजय जी बोल दीजिए। आज हमने कहा, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने कल ही कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, हिंसक प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये तो आरक्षण दे रहे हैं। देखिए, पहले सब कह रहे थे कि क्या होगा नौजवानों का। आज तमाम जगहों पर आरक्षण की जो है वो घोषणाएं हो गई हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी, फिर भी प्रदर्शन। ये आई बात है। अग्निपथ योजना का चारों ओर विरोध हो रहा है। रातों रात आपने सेना भर्ती प्रक्रिया में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया। ठीक है, न कोई बहस, न किसी से पूछा, न किसी से राय ली। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। अच्छा ठीक है, आपकी बात का जवाब ले रहा हूं। पहले एक मिनट, शिवम त्यागी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आप सही कह रहे हैं मृत्युंजय जी। आरजेडी ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को कहा है कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आग लगाना। ये आरजेडी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इनकी भाषा देखिए क्या है। आप इसको जूम इन भी कर लीजिएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं से आग्रह है कि पूर्वजों के बरसों के टैक्स और मेहनत से तैयार की गई देश की संपत्तियों को जो आप जला रहे हैं, जो देश के काम आपके काम आती है, उसको नुकसान मत पहुंचाइए। नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलीशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। उसके बाद संजय जायसवाल, रेणुका देवी, उनके घरों पर हंगामा हुआ, हमला हुआ, बीजेपी के दफ्तरों में आग लगा दी गई। अपील तो शांतिपूर्वक थी ना? बहुत शांतिपूर्ण सर। अपील तो शांतिपूर्वक, ये जो मैंने भाषा पढ़ी है ये तो आपको समझ आई नहीं होगी। देश तो जानता ही नहीं। आप विवेक जी चुप रहिए। ये विवेक सिंह नेता जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, आपको मौका मिलेगा। नहीं, पूछिए जब चीफ मिनिस्टर का घेराव किया था दिल्ली में तब किसका घर था? आपका तो नाम भी नहीं है। मैंने तो आपको बोला ही नहीं, आप तो अभी यहीं पिक्चर में ही नहीं है। ये विवेक सिंह नेताजी हैं, कांग्रेस के एक्स एनईसी मेंबर हैं, ब्लूटेक हैंडल है। ये लिखते हैं सेम लाइन, डियर फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय देन डिस्ट्रॉय बीजेपी इंडिया ऑफिसेज दैट इज मेड ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी के दफ्तरों पर, बीजेपी के कार्यालयों पर हमले की अपील जी जी सबसे। अब ये कहते हैं कि हमने तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कहा था। आपने इनसे पूछा ना अभय दुबे जी से अभी कि एक बार एटलीस्ट अपील तो कर दीजिए कि शांति से। अब आपको मैं कहता हूं और इंडिया टीवी के दर्शकों को कहता हूं कि एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए। पिछले 2 दिन से पूरे देश में आग लग रही है। इन दोनों बड़े नेताओं, इनफैक्ट जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा ट्विटर पर कि ये आग मत लगाइए, क्योंकि आग लगवा रहे हैं। और जितना आनंद इस समय इनको आ रहा है उतना किसी को नहीं आ रहा। अब एक चीज, अच्छा एक सेकंड शिवम जी, एक मिनट। चलिए, ये आप कह रहे हैं, ये आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप राजनीतिक आरोप लगाएं, चलिए वो ठीक है। लेकिन ये भी पूछा जा रहा है बार बार, वरुण गांधी पूछ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जिस तरीके से घंटों के अंदर स्कीम अनाउंस करने के बाद आपको बार बार कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है, आरक्षण देना पड़ रहा है, ये सब काम पहले करना था ना आपको। 10 सेकंड आपने, अच्छी बात है वरुण जी की बात की। मनीष तिवारी जी का भी बयान पढ़ लेते साथ। मनीष तिवारी जी ने कहा है कि इसको प्ले आउट होने देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, हमें लाइट फुटप्रिंट चाहिए आर्म फोर्सेस का, ये उन्होंने कहा है। इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, 1965 में इसी प्रकार से कमीशन किए गए थे हमारे नौजवानों को, और उस समय 5 साल के लिए लिया गया था, बिना पेंशन के, बिना लमसम के। आज तो एक सेकंड 10 सेकंड दे दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। आज तो 25% डायरेक्टली आर्मी में, 75% सीएपीएफ में। एक सेकंड सौरभ जी, 10 सेकंड कंप्लीट। मैं देखिए, देश की जनता आपके चैनल को बहुत देखती है। 75% के लिए सीएपीएफ मतलब क्या, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें लगभग 10 लाख की नौकरियां होती है। उसके अलावा स्टेट पुलिस फोर्सेस जिसमें की अनाउंसमेंट की गई है उसमें 2 करोड़ की होती है, उसमें तो वहां पे आरक्षण भी दे दिया गया, प्रेफरेंस भी दे दिया गया। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने 65 में किया तब क्या था? और इसके अलावा आपने तो खून नहीं दिया, ये तो खून देने के लिए तैयार नहीं किया। आपसे पूछना चाहता हूं शहजाद जी, वो सारी जानकारी जॉब सिक्योरिटी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने ये स्कीम लागू करते हुए एंटिसिपेट नहीं किया रिएक्शन क्या होगा? बहुत अच्छी बात। आज आप जो आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं 3 दिन के बाद, ये जब ये स्कीम अनाउंस की थी उस वक्त पहले से सोच करके कि ये 75% का क्या होगा उस वक्त करनी चाहिए। एक सेकंड मैं आपको बता दूं, पहले तो भारत की सरकार जो है, जो सैन्य बल हमें बोलते हैं कि उनको ये जरूरत है, तो उसको लागू करना, उसको स्वीकारना और आगे करना, ये हमारा काम होता है। ओआरओपी की तरह 42 ईयर्स तक लटका के रखना, एनडब्ल्यूएम जो नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल तक लटका के रखना, वो लटका के
रखना, मशीन गन नहीं खरीदना, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदना, रफाल नहीं खरीदना, नहीं, अपाचे सारे नहीं वॉर्स खरीदना। इंडिया ऐसे ही लड़ गया। सारे वॉर्स देश में इंडिया अब तक ऐसे ही लड़ गया। आपसे दरख्वास्त की थी, आपकी दरख्वास्त कुछ लंबी हो चुकी है। सवाल इनके पास है, एक सेकंड। देखिए इनका क्या बोल रहे हैं? खून नहीं देने को तैयार हम थे, नहीं लड़े थे, ये आर्म फोर्सेस को खून देने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं कहां की बात कहां ले आ रहे हैं। सौरभ जी, मैं देश को सौरभ जी कैसे डिबेट हो भाई, क्या तरीका है डिबेट का? जी ऐसा नहीं, आप बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, अपने तरीके से दूंगा ना, पर ये आगजनी करे तो ठीक है, ये कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा है। मैं कोई जवाब नहीं कर रहा। इन्होंने फिट करके रखा है क्या? आपकी स्कीम्स ऐसी हैं कि यूथ फोर्स हो जाता है सब करने में। बीच में मत बोलिएगा, एक सेकंड, आप भी सीधा जवाब दीजिए ना। मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम अपनी बारी बारी में बात करें। अरे भैया बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। ये मॉनिटर है क्या इस देश के? बहुत बार बोल चुके हैं, कितना बोलेंगे? सरकार इनके है, इसीलिए अब आपके पास आऊंगा, बोलिए। पूरे देश में जगह नहीं, केवल कैंटीन में जगह जेएनयू आप की। बोलिए। नहीं, आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। सुनिए, ऐसा है, 2 वर्ष तक इस पे चर्चा हुई। सैन्य बलों के जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जरूरी है क्योंकि हमें एज प्रोफाइल को नीचे लाना है। इसमें पूरी परिचर्चा हुई और मैं आपको बता दूं, शेखटकर कमेटी रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। इससे पहले भी बहुत सारी जगह पे ये चर्चाएं लगातार हो रही थी कि हमें यूथ प्रोफाइल करना है आर्म फोर्सेस का। 1978 आसाम राइफल में मैं रिक्वेस्ट आसाम राइफल में वो यूथ काम कर लेगा। सौरभ जी, मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूं, देखिए मैं वो प्रवक्ता हूं जो तर्क और आर्ग्यूमेंट प्रूफ के साथ रख सकता हूं, मैं चीख नहीं सकता। यदि आप चीखने वाले चाहते तो मेरी पार्टी से कुछ और बोल दीजिए। 1978 में यहाँ पे बैठे हमारे साथ अस्थाना जी, उनको पूछिए हमारी जो आर्मी का प्रोफाइल था, 70% से ज्यादा सीपॉइज थे, ऑफिसर टू सीपॉइज, यंग टू एक्सपीरियंस का रेशियो क्या था। आज भारत की सेना को नई चुनौतियों के सामने जो उनको रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना किया जाए, और अगर लगता है कि इसमें कहीं इंप्रूवमेंट हो सकता है वो कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आगजनी करें। मैं एक ही बात, मेरे भाई है विवेक, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खून से लथपथ होना ये बात आपको मान्य है क्या? नहीं, सुनिए, तो क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे को बोलने दीजिए। पहली चीज, एक पुरानी कविता जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, खून से लथपथ। सुनिए पहले आप मेरी बात को, उसकी एक गलत तरीके की इमेच्योर टिप्पणी को इतना ज्यादा सीरियस होकर के आपने नॉन सीरियस टिप्पणी है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना ही नहीं चाहिए। आप मुद्दे पे आइए। मुद्दा यह है कि अगर आप सबको एम्प्लॉयमेंट देने में पैरामिलिट्री में भी डालने के लिए तैयार हैं, तो आप ये पूरा का पूरा गेम खेल क्यों रहे हैं? आप नाक ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए। आप कह रहे हैं आसाम राइफल्स में वो जवान उसको हम आरक्षण दे देंगे, वो काम कर लेगा। पैरामिलिट्री में वो आदमी काम का है लेकिन मेन आर्म फोर्सेस में काम का नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? किसने का काम? दूसरी बात सुनिए अब आप। नहीं, ये किसने का काम? सुनिए अब आप सुनते रहिए। विवेक जी एक मिनट, इतना तो आप भी जानते होंगे, बाकी अस्थाना जी बता देंगे। पैरामिलिट्री का रोल और उसकी रिक्वायरमेंट और आर्मी का रोल और रिक्वायरमेंट बहुत अंतर है, सबको पता है। अब आप मुझे बोलने दीजिए इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या इनकी साजिशें हैं सरकार की। सबसे पहली चीज, प्रोटेस्ट पीसफुल हो, यह अपील हम युवाओं से करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करिए जरूर, गांधी की फोटो लेकर के करिए। बीजेपी वालों को मौका ना मिले आप पे उंगली उठाने का। इरफान अंसारी बीजेपी से, ये इनकी साजिश है। इरफान अंसारी आपकी पार्टी से क्या? प्रोटेस्ट के बीच में मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, बीजेपी आरएसएस का कैडर हो, ये इरफान अंसारी हमारा कैडर है, बच करके रहिए। पूछ लो दुबे जी से, इरफान अंसारी हमारा कैडर है। गांधी की फोटो लेके प्रोटेस्ट करिए। इरफान अंसारी हमारा कैडर है क्या? प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये स्कीम बिल्कुल मैं बोलूंगा, ये आर्म फोर्सेस को बेचने की इनकी साजिश है। कॉर्पोरेट को बेनिफिट करना चाहते हैं। आप सुनिए पहले, 4 साल के बाद ट्रेंड आदमी को सस्ते में कॉर्पोरेट रखेगा जब वो जॉबलेस होगा। खून देने को तैयार नहीं थे भारत की सेना को, इनका ये चरित्र रहा है। दूसरी बात, नेपाल के साथ नहीं, सुनिए, खून नहीं दे रहे थे। नेपाल के साथ आपके क्या रिश्ते रह जाएंगे? उनके लड़के जो गोरखा रेजिमेंट में आके काम करते हैं, डोमिसाइल का एक एग्रीमेंट है, वो भी खत्म। अब आप ठीक है, उस देश के साथ भी आप मैं आपके आरोप का जवाब जो है अस्थाना साहब से लूंगा। रिक्वेस्ट करता हूं इनके बीच में कोई ना बोले। आपने बोला आर्मी को बेचने की तैयारी, बिल्कुल। कोई कह रहा है आर्मी को ठेके पे देने की तैयारी है, कोई कह रहा है आर्मी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अस्थाना साहब, आप तो स्कीम को समझ के आए, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं जो कुछ भी बोलूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे को जो आपके ये जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है और ये जो पॉलिटिकल आपके व्यूज़ हैं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जो आर्मी की पॉइंट ऑफ व्यू है और आर्मी की तरफ से जो हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात, आर्मी के सामने कारगिल रिपोर्ट के टाइम में ये पॉइंट आया था, जब हमने एनालाइज किया कारगिल रिपोर्ट को, कि एज प्रोफाइल यंग होना चाहिए और सीओज का एज प्रोफाइल यंग होना चाहिए। ये इंप्लीमेंट किया गया। 18 से उनकी सर्विस में कमांडिंग ऑफिसर होता था, वो 14 पे आया। उस समय भी ये बातचीत हुई थी। कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आई थी, फौज में भी समझ में नहीं आई थी और बाहर के लोगों में भी समझ में नहीं आई थी। तो उस समय ये हुआ, लेकिन जब ये कर दिया गया,
आज की डेट में वही कमांडिंग अफसर 14 साल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सुरेश बाबू भी उन्हीं में से एक थे। अब उसके बाद में उसी रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट लिखी है अरुण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में, तो उस टाइम में हमने ये भी कहा था कि जवानों की भी एज जो है कम होनी चाहिए। अभी हमारे जवानों की एवरेज एज प्रोफाइल बनती है तकरीबन 30 साल के आसपास, 32। अगर हम 32 साल के आसपास अगर हम इस योजना को लागू करते हैं तो वो एज प्रोफाइल 6 साल कम हो जाती है, जो कि यंगर प्रोफाइल है। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा जो फौज को होता है वो है कि आज की डेट में जिसको भी आप फौज में ले लेते हैं, अगर वो डिसइंटरेस्टेड है, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो आपको लीगल रूट अप्लाई करना पड़ता है उसको बाहर भेजने के लिए, या तो डिसिप्लिनरी केस में या इनएफिशिएंसी चीजें उसमें वो कोर्ट में भी चला जाता है, लंबा खिंच जाता है मामला। मतलब जो जवान जो जवान वो उपयुक्त नहीं रह गया सेवा के लिए, उपयुक्त नहीं होता, वो भी उसको भी आपको सेना में रखना पड़ता है, हाँ उसको ढोना पड़ता है एक तरीके से। अब आप आइए, वो जनरल है सर, आप भी तो जनरल सेना में, बोल तो लेने दो, वो सेवा करे हुए देश के लिए 25-25 होल्ड ऑन प्लीज। देखिए मैं एक बात हो जाए, मैं आप नाकाबिल है तो फौज उसको रखेगी सर। आप एक सेकंड, आप फौज के स्पेशलिस्ट हैं या मैं हूं? नहीं क्यों नहीं, ये तो कॉमन सेंस बात है। लेने दो, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन सर, मास्टर ऑफ ऑल। अरे यू कैन आस्क योर कॉमन सेंस क्वेश्चन आफ्टर ही हैज फिनिश्ड। मैं आप पत्रकार ही इज अ डेकोरेटेड ऑफिसर। मैं तो सर से कह रहा हूं, मैं तो सौरभ भाई से कह But have some courtesy, Vivek. Why are you doing this? बोलने तो दो, he has served the nation. उन्होंने देश के लिए सेवा की, उनको बोलने दीजिए यार। जो बात ये कह रहे हैं, आप बोल लीजिए, हमारा समय लेकर बोलिए, पर बोलने दीजिए उनको प्लीज। ओके, नाउ अभी क्या होता है इस केस में, क्या हो रहा है कि हम यंग बच्चों को ले रहे हैं और हमारे पास 4 साल के बाद, और क्यों ये 4 साल किया गया है, 4 साल के बाद में हमारे पास एक मौका है ये देखने का कि इसमें से जो बेस्ट 10% है उनको रिटेन किया जाए लंबे अरसे के लिए, और जो बाकी 75% हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए बाकी जो देश की संस्थाएं हैं उनमें। अब इसमें क्या हो रहा है कि, और 4 साल का अरसा क्यों दिया गया है कि उसमें एक फील्ड और एक पीस टेन्योर होगा, तो हम उस जवान को देख पाएंगे 2 टेन्योर्स में, फील्ड में भी और पीस में भी। दूसरी बात, उस जवान के साथ के प्रति हमारी जो फौज की जिम्मेवारी है वो ये है कि भाई उसका कोई चांस किसी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको 21 साल में बाहर निकाला जा रहा है। क्यों 21 साल में? क्योंकि 21 साल जो है वो उसकी जो जितनी भी नौकरियां हैं उनकी अपर लिमिट जो है वो 21 साल से ज्यादा है, तकरीबन 23 या 24 साल है। तो वो उसका, इस जवान को अग्निवीर में घुसने से कोई भी चांस उसका किसी तरीके से मिस नहीं होता। ठीक है जन साहब, मेरा अब एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो छात्र ही बाहर निकले थे, उनको ये लग रहा है कि हमारा एक ऐसा अवसर हमसे छिन गया जो हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी संवारता था। फौज में नौकरी का मतलब इज्जत था, फौज में नौकरी का मतलब आपके लिए जीवन भर की एक सुरक्षा भी था, परिवार के लिए भी एक गारंटी होती थी, वो छिन गया है और उसकी वजह से ये मेजर प्रोटेस्ट हो रही है। आपको लगता है कि ये उनकी जो सोच है वो जायज है? नहीं, उसमें मैं उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एक बच्चा 17 साल का है जो अग्निवीर में नहीं घुसा, और एक बच्चा 17 साल का है जो अग्निवीर में घुस गया। अब आप देखिए, जो बच्चा अग्निवीर में घुस गया, उसने अगर 17 साल की उम्र में वो 11वीं में होगा, उसको फौज 12वीं करवा रही है, 14वीं करवा रही है, और उसके बाद में उसको उस जॉब मार्केट में खड़ा जब वो होगा तो उस मौके पे वो सशक्त होगा, पूरी ट्रेनिंग के साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ पैसा है, और जो ग्रेजुएशन के लिए भी इग्नू से बातचीत हो रखी है, कोई 12वीं में घुस रहा है तो वो ग्रेजुएशन भी कर पाएगा। उसी के मुताबिक आप दूसरे बच्चे को लीजिए जो उसमें नहीं घुसा, जो इसमें नहीं घुसा वो अपने पिताजी के पैसे पे ये पढ़ेगा, और जॉब ढूंढना, जो जॉब हंटिंग होती है, वो हमारे देश में अभी भी 20-21 साल में हो रही है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमें बेस्ट मटेरियल मिले, हमने क्या किया है कि 17 साल में, अगर आप देखिए 17.5 में अगर उसे अंदर घुसना है तो इसका मतलब उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया 16.5 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, 16.5 में जब प्रक्रिया शुरू होगी, इस टाइम पे कोई भी कहीं भी किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, तो 16.5 में जब उसको होता है ना, एक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुशेस, तो हमारी उम्मीद है कि बेस्ट आदमी हमें मिलेगा उस समय,
और वो मिलने के आपको बाद बेस्ट आदमी मिलेगा, और जब वो जॉब मार्केट में जाएगा तो वो बाकियों से वेल इक्विप्ड, बेटर सिक्योर्ड होगा। एक बार अभय जी, मैं जरा काउंटर करना चाहूंगा। आपने मेरे को रोका था। ये गलत है। एक एक करके बात के बाद काउंटर करना चाहता हूं, मुझे चांस दीजिए सर। बाकी लोग भी आप बोल लीजिएगा, मैं पास आऊंगा। अभी इन्होंने तो बोला आप तो हर को काउंटर करोगे, फिर हर व्यक्ति को काउंटर करोगे तो आप ही रह जाओगे फिर। अबे यार ठीक है, इन्हीं को बुलवा लो फिर शहजाद को। देखिए सौरभ जी, इसके खून तो दे देते। अरे एक सेकंड, अरे अभय दुबे कांग्रेस में, सर एक सेकंड। नहीं मैं जब खून कहाँ दिया आपने? अरे शहजाद खून भी जी, देने को विवेक जी, तैयार नहीं थे। विवेक जी, मैं वो आ जाऊंगा। एक वो सेकंड। सड़क का गुंडा बोलने वाले, ये खून नहीं देने वाले। आज आप ज्ञान स्टूडियो में बांट वो रहे व्यक्ति हैं। बाहर सोचिए। है, अन्याय हो जाता है ऐसे। बोलिए। नहीं, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, 70 वर्ष अन्याय हुआ उनके साथ। सौरभ जी, मैं इसके दो एस्पेक्ट, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व सेना के अधिकारी स्थान का बड़ा आदर करता हूं। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो सरकार क्या इसके माध्यम से युवाओं की नौकरी को एड्रेस कर रही है? अगर ये कह रहे हैं कि हम उनके निकलने के बाद पीएसयूज में भर्ती कर देंगे, तो नीति आयोग ने 15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट दिया है डिसइन्वेस्टमेंट का सरकार को 145 कंपनियों का, कि ये सारी बेच डालो आप। आज 4 करोड़ 80 लाख लोग जनवरी से अप्रैल के माह में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया कि काम मांगने पर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो 2016 में 47% था, वो घट के 39% हो गया। अब आ जाइए सेना के एस्पेक्ट पर। ये टूर ऑफ ड्यूटी पर विश्व भर के उदाहरण कई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के देते हैं। वो यूएस का देते हैं, वो इजराइल का देते हैं, वो रशिया का देते हैं, वो साउथ कोरिया का देते हैं। एक बार स्टडी तो कीजिए, वहां की जो सिचुएशन है उसको देखिए। उनकी जो सेटल्ड बॉर्डर हैं, उनके कमजोर प्रतिपक्षी हैं। आज हमारे यहां प्रॉक्सी वार जम्मू कश्मीर में चल रहा है, चाइना है, पाकिस्तान है। हश्र देख लीजिए, जहां भी ये हुआ। अभी जी मेरा इस पर एक सवाल आपसे ये छोटा सा बीच में रोक कर, मैं पर आपको ये जो आशंका आप जाहिर कर रहे हैं, स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने पूरी डिबेट में एक सेकंड, मैंने इसको टूर ऑफ ड्यूटी नहीं कहा, ये कलर सर्विस है। ये पूरी ऑनरेबल एनरोलमेंट कलर सर्विस है। प्लीज इस तरीके से अपमान ना करें। ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये टूर ऑफ ड्यूटी है सर। आप बताइए टूर ऑफ ड्यूटी है क्या? शहजाद जी प्लीज ऐसे बीच में नहीं, पर दिस इज नॉट टूर ऑफ ड्यूटी। आई हैव नॉट यूज्ड द टर्म टूर ऑफ ड्यूटी। आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैंने टूर ऑफ ड्यूटी नहीं कहा। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आशंकाएं आप बता रहे हैं, ये क्या भारतीय सेना ने इनको सिनारियो में नहीं लिया होगा? क्या भारतीय सेना नहीं जानती कि कौन कौन से फ्रंट पर उसके पास चुनौतियां हैं और उसको कैसा सैनिक चाहिए? आज तीनों सर्विस चीफ्स आकर के कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, योजना अच्छी है, तो काम यकीन नहीं करें? मैं जवाब दे दूं इसका? एक मिनट सर। देखिए, सेना आदेश को मानने वाली, एक प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली सेना है भारत की। सरकार ने निर्णय लिया, सेना को उस पर चलना है। 90% जो पूर्व सेना के अधिकारी है, उनके ट्वीट्स देख लीजिए उठाकर। वो जीडी बख्शी साहब का तक देख लीजिए, क्या कह रहे हैं लोग पता है आपको? कि अमेरिका का, वियतनाम का और अफगानिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, रशिया का जो कॉन्स्क्रिप्ट। अबे जी, आपने एक ऑफिसर का नाम लिया, ये बात सही है कि वेटरन कम्युनिटी इस मुद्दे पर डिवाइडेड है, लेकिन उसमें अस्थाना साहब जैसे लोग भी तो हैं। अभी आप नहीं, अब मैं आपको, मुझको 10 सेकंड तो दीजिए बोलने के लिए। क्या कह रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि आप डिफेंस एडवाइजर्स के साथ पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते। मैंने आपको बताया ना कि गोल्ड वाटर निकोलस डिफेंस रिकॉग्निशन एक्ट जो अमेरिका का था, 4 साल तक डिबेट किया उन्होंने 1986 के, और सारे देशों को देख लीजिए अभी क्या हर्ष हुआ। चाइना का सब जानते हैं। चलिए ठीक, आप ये कह रहे हैं इस पर बिना बहस के, बिना बहुत गहन सोच विचार के इसको लाया गया है। अब मैं अस्थाना साहब से, शहजाद जी से, आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनका प्लीज अस्थाना जी का पहले, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं विवेक जी का कमेंट लेना चाहता हूं, इनके एतराज आप दोनों मिलकर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। विवेक, मेरा बड़ा रेस्पेक्टफुल मेरे क्वेश्चन है अस्थाना जी के साथ। नंबर 1, एक युवा चाहे 16.5 का हो या 17 का हो, आपके अपने घर के बच्चे हो या जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। हमारे घरों के बच्चे हैं। पीपल नीड अ स्टेबल करियर। स्टेबल करियर क्या हो गया साहब? एक बच्चा कह रहा है साहब मैं इंजीनियर बनूंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, एक एमबीए करेगा, एक जर्नलिस्ट बनेगा, बड़ा पत्रकार बनेगा सौरभ जी की तरह, और सेवा करेगा। उसी प्रकार से आर्म फोर्सेस भी एक करियर है। आज आप एक वेटरन हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पैनल्स पे बुलाते हैं, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। तो क्या ये चीज उस हद तक रह जाएगी? ये मेरा पहला सवाल। दूसरी चीज, जैसा आपने पॉइंट आउट करा, आर्मी के अंदर अगर कोई व्यक्ति नहीं सूटेबल है तो ऑब्वियसली शंटेड आउट। तो अब जो है इसको घुमा फिरा करके जो हम कर रहे हैं, हमारा सस्पिशन एज एन ऑपोजिशन ये है, ये कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स के लिए है सर। 4 साल के बाद बच्चे जाएंगे, जॉब्स नहीं लगेंगी, सस्ते में नौकरी करनी पड़ेगी, ट्रेंड मैन पावर कॉर्पोरेट को सस्ते में मिलेगा। सो इट इज अ कॉन्स्पिरेसी।
अकॉर्डिंग टू अस। नंबर 2 सर, एक गोरखा रेजिमेंट का दो तो बात दो दो तो हो गई, अब क्या नंबर 2 गोरखा वाला वो सवाल उन्होंने सुन लिया था, नेपाल वाला सवाल। गोरखा रेजिमेंट में सर आपके सारे के सारे लोग नेपाल के डोमिसाइल आते हैं जनरल साहब। इसके बाद सर वो कैसे आएंगे? जनरल साहब, विल यू ब्रेक दैट एग्रीमेंट विद नेपाल? सर विवेक जी, एक मिनट। सबसे पहले जो नेपाल का जो डोमिसाइल आते हैं जी, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट ब्रेक नहीं हुआ है। मैं डीजी इन्फेंट्री रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है। और जो आ रहे हैं, जो रिक्रूटिंग पैटर्न है, इसको आप इसके साथ मिला के मत देखिए, क्योंकि हम पहले 60,000 ले रहे थे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी इन 40,000 में होगा। सो जो ये 40,000 अभी लिए जाएंगे, तो उनका भी एक पैटर्न है जो रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक हम लोग लेते थे, वही रेशियो, उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं। तो पहला सवाल जो आपका था उसको आप समझ लीजिए कि उसको इससे अलग होके मत देखिए। बस ये है कि 60,000 की जगह अभी 40,000 है। क्यों 40,000 है? क्योंकि हम अभी इसको जो क्या बोलना चाहिए, इसको सही तरीके से राइट साइज कर रहे हैं। तो राइट साइज में हम ये भी देख रहे हैं कि जो चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जो हमारी कॉम्बैट मैन पावर लगी हुई थी जिन ड्यूटीज़ में, जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, तो हम उस मैन पावर को अंदर कर लें। तो अगर हम कुछ कम रिक्रूटमेंट करते हैं तो शायद हम राइट साइज हो जाएंगे। उनको इस पे एतराज है ना, उसी को तो उसको तो कह रहे हैं कॉर्पोरेट हाथों में दे देंगे आप, एक सेना का जवान जो है कॉर्पोरेट को हवाले कर देंगे। देखिए, इसमें अभी तक मैं जो आप इस स्कीम की और उनका भी मैं जवाब दे दूं, इस पूरे डिस्कशन में जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, हमारा कोई डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुआ था। और पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी या जो भी आपने मेंशन किया, इन पूरे रिफॉर्मेशन में, इस रिफॉर्मेशन का डिस्कशन तकरीबन 5-6 साल से चल रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कुछ अफसरों की, जो उन्होंने बाहर ट्वीट किया है कि अमेरिका में ये हुआ, इसमें ये हुआ, वगैरह वगैरह। अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं 3 टेन्योर मैंने यूनाइटेड नेशन में किए हैं और मैं खुद डीजी इन्फेंट्री रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ, अमेरिका की बात मैं नहीं करता, वो हार चुके हैं कई जगह। जो रूस की भी बात छोड़ दीजिए आप, कॉन्स्क्रिप्ट्स की प्रॉब्लम होती है, सब करते हैं, लेकिन सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा वो है इजराइल का। इजराइल के एग्जाम्पल में जितने आपका 2 फ्रंट वॉर है, इजराइल की मल्टी फ्रंट वॉर है। आपकी एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इजराइल के चारों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। अच्छा, अब और इजराइल की बच्चे जो जाते हैं, 2 साल की औरतों का टेन्योर है, 32 महीने का जब आदियों का टेन्योर है। Because it is a small nation, sir. It is not as big as India. सौरभ जी, Taiwan and Israel are small nations, sir. सरकार का पक्ष रखने बैठा हूं। The situations are different. See, their situations are Because even Taiwan and Israel don't have manpower. एक मिनट, hold on. Have manpower. विवेक जी, एक मिनट। I have visited Israel army. सर, ताइवान visited the thing. में आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, क्योंकि उनको चाइना अच्छा, से विवेक थ्रेट है। जी, वो छोटा विवेक देश जी, है एक सर, मिनट, विवेक आप जी, इंडिया से नहीं कंपेयर कर सकते। कई उदाहरण सामने से ही देगा, एक उदाहरण उन्होंने इजराइल का दिया। अभी इनकी अपनी सवाल ये है प्रोफेशनल कि हम जो मॉडल ला रहे हैं जी, इट इज नॉट अ कॉपी ऑफ इजरायली मॉडल, इट इज इंडियन मॉडल टू सूट ये हमारी जरूरतों के हिसाब से, ये हमारी जरूरत। ठीक है शहजाद। देखिए, पहले तो मैं इसको टूर ऑफ ड्यूटी बुलाने पर आपत्ति करता हूं, और जो कह रहे ठेके पे सैनिक दे रहे हैं, ये गलत है। ये अपमान है उन लोगों का जो नाम नमक निशान की तरह प्रतिबद्ध है, और वो उनकी 4 साल की ट्रेनिंग हो रही है, और ये आर्मी के लिए जा रहे हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो बोलिए 1965 का जो एनरोलमेंट किया वो क्या था? 65 पे क्यों आ जाते हैं बार-बार? क्योंकि आपका 22 की बात करिए आप। सौरभ जी, 2022 मैं विश्वास रखता हूं कि तथ्यों पर डिबेट करूं, बोलिए। मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कोई कह रहे परिचर्चा नहीं की, चर्चा नहीं की। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी सीडीएस क्रिएट करना, कितनी चर्चा हुई इस पे, क्यों लागू किया? ओआरओपी पे कितनी चर्चा हुई, 42 साल लागू किया, 500 करोड़ रुपए देकर चले गए। उसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल की तो मांग थी इन लोगों की, लागू किया। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत चर्चा की, लागू किया। रफाल बहुत चर्चा, लागू किया। मैं बता रहा हूं ना, मानसिकता। अच्छा ठीक, समय कम है शहजाद, आपकी बात जिन लोगों ने उस पॉइंट से क्या लेना देना, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट से क्या लेना देना? जिन्होंने सवाल उठाया, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, आज वो यही लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना, डाइवर्ट कर रहे हो प्लीज, बार-बार डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हो। एक लास्ट पॉइंट समय जा ये जो इतनी वकालत कर रहे हैं ना, मैं अभय जी से पूछता हूं, बिना गूगल करे तीनों सेना प्रमुख के नाम, मिलिटराइजेशन ऑफ द सिटीजन इज रॉन्ग के नाम बता दे। नागरिकों का मिलिटराइजेशन गलत है, के नाम बता दो। मिलिटराइजेशन के नाम बता दो। मिलिटराइजेशन नागरिकों का गलत है, नहीं होना चाहिए। इनको नहीं पता।
राणा जी को मैं इस बात के लिए विनम्र धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माना कि ये सारे देशों के जो बीजेपी प्रवक्ता उदाहरण दे रहे थे वहां उनकी इस वजह से हार हुई। एक आखिरी बड़ा कारण क्या बताया इन्होंने? तीनों सेना प्रमुखों के नाम बता दो अभय जी। जी प्लीज। सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, बाजवा को मुंडा जाकर हट किया और ये बात कर रहे हैं। डाइवर्टिंग द डिबेट। सौरभ जी 24,62,हजार पेंशनर है सेना में, और जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो 19 लाख हैं, और 5,62,हजार सिविलियन है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उन पर 87,000 करोड़ खर्च हो रहा है और इन पर 1 लाख करोड़। चलिए ठीक है, कुछ तो कल्पना करें। अच्छा एक सेकंड, आपके समय पे डिफेंस बजट कितना था? 2 लाख करोड़, आज 5.5 लाख करोड़ है। आज डिफेंस बजट 5.5 लाख करोड़ है, इन्होंने 2 लाख करोड़ रखा था। शिवम इसका जवाब दें। बहुत से लोग कह रहे हैं ये डाउन साइजिंग करना, पेंशन रोकना, सैलरी हटाना, ये केवल ये कहां से कहा जा रहा है? ये आरोप, ये किसका आरोप है? ये किसका आरोप? अच्छा मैं आपको बताता हूं, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ इन्होंने सेना का बजट रखा था, आज 5.5 लाख करोड़ है। 19% कैपिटल आउटले बढ़ा है। फौज के साथ ही क्यों जरूरी था? ये आप सिविलियंस का भी कर सकते थे। लोग कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन है वहां का बजट कम कर लेते। शिवम जी समय नहीं है, पता कि 15 सेकंड है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप क्या ये तय करना चाहते हैं कि 21 साल के बच्चे को पेंशन दी जाए? दूसरी बात ये है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी फ्रेम करके तो चीजें आ चुकी हैं। बेहतर है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपना कैटेगराइजेशन देखें, क्योंकि इस समय इंडियन पुलिस फोर्स में 1.81 मिलियन लोग हैं, हमें 2.8 मिलियन चाहिए। 1 करोड़ वैकेंसीज तो वहीं खाली हैं, सिर्फ 40,000 पुलिस में कर लो। ओके ठीक है, शिवम वहां पर करिए। उत्तराखंड सरकार कह चुकी है हम लेंगे, केंद्र कह चुका है कि सीएपीएफ में हम लेंगे, तो कृपया करके राजस्थान और बाकी जगहों पर भी सरकारें कहें कि हम भी लेंगे। चलिए ठीक है, इसको मैं आज की चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। शिवम जी का, जनरल साहब का, विवेक जी, शहजाद जी हमारे साथ, अभय जी रहे हमारे साथ, मृत्युंजय जी भी थे। शुक्रिया आप लोगों का। ये अपील सबकी तरफ से बार बार हो रही है, कम से कम ये हिंसा रुकनी चाहिए, और पुलिस ये अपील है कि सारे उपद्रवियों के साथ बड़ी सख्ती से निपटना ये उनकी जिम्मेदारी है। खास तौर पर जो हिंसा बिहार में हो रही है जल्द से जल्द थमनी ही चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।